आज के हमारे अलग अलग संगठन के सभी जिम्मेदार साथी पदाधिकारी, मेरे पूर्व जिन्होंने पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी, तो हमारे एडवोकेट रायपुरे सर, बाकी सभी पार्टी के जिम्मेदार साथी और इस परिषद में अच्छी खासी तादाद में, बड़ी संख्या में किसी ने लाए नहीं, बल्कि खुद से साधन से चलकर अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस हॉल में पहुंचे पार्टी के सारे समर्थकों, भाई और बहन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रोग्राम कोई ऐसा वैसा रिएक्शनरी लेवल का प्रोग्राम नहीं। काफी सारे पिछड़ों के संगठन, नेता और उनका कार्यक्रम दरअसल ये रिएक्शनरी तौर से होता है। ब्राह्मणवादी, मनुवादी संगठन, उनकी पॉलिसी, नीति, इनके प्रतिरोध में अक्सर होता है। लेकिन बड़ी सोच और समझ के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पहले एक गंभीर विषय के ऊपर संशोधन करने के बाद एक समर्पित विषय को लेकर फिर एक बार एक नए तरह का माहौल खड़ा होना चाहिए, जनमत बनना चाहिए। इस मकसद के साथ कुछ 2-3 बिंदुओं के ऊपर फोकस करके इस प्रोग्राम का डिजाइन किया है। तो ये प्रोग्राम किसी अरे गहरे नट्टू खैरे के कहने पर नहीं है, किसी नागपुर में बैठे हुए किसी ठेकेदार का विरोध करने के लिए नहीं है, ना कि किसी की दलाली करने के लिए है, ना कि हमारे अक्सर आज बड़े पैमाने के लोग किसी राजनीतिक रोजगार हमी योजना के ऊपर काम करते हैं, उस प्रकार का भी नहीं है। आंदोलन चलाते वक्त कुछ पर्पस को ध्यान में रखकर अपना एजेंडा आगे पुशअप करना, यह संगठन का दायित्व होता है, नेताओं का दायित्व होता है, कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। और उस दायित्व की जिम्मेदारी को निभाते हुए ये प्रोग्राम का डिजाइन किया। 5 महाराष्ट्र के लिए, 5 महाराष्ट्र के बाहर, विभागीय स्तर के अभी विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई को करता हुआ 14 आने वाले 26 तारीख को पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर में होगा और समापन पूना में 25 दिसंबर को किया जाएगा और बाकी 5 जनवरी से मई तक दिल्ली है, केरला में है, अहमदाबाद में, गुजरात में है, लखनऊ में है और एक जगह राजस्थान, 5 जगह महाराष्ट्र के बाहर। कोई भी राजनीतिक संगठन चलाते वक्त रोजमर्रा के तो समस्या तो आती है, जैसे गोंदिया के लोग जानते हैं
कि सरकारी लेवल पे अभी भी धान खरीदी शुरू नहीं हुई। अब शुरू कब करेंगे? इनको फुर्सत होगी तब। 40 बचे या गए वापस, इसी की खोज में लगे हैं। रोज किसी न किसी को संतुष्ट करना पड़ता है, रोज झगड़े मिटाने पड़ते हैं। तो इनको समय मिलेगा तब किसान मर रहा है या नहीं ये देखेंगे। धान खरीदी हो रही है नहीं तब देखेंगे। फुर्सत हो तब ना। फुर्सत ही नहीं, इतने मस्त है, दिन इतने बदले कि पहले नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाती थी, वो लेटर देती थी, कभी स्टाफ सिलेक्शन देता था, कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देता था, कभी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन देता है, आजकल नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री देता है। दिन इतने बदले, काम इतना तेजी से हो रहा, इतना तेजी से हो रहा। एक चंद्रपुर जिले की गरीब आदिवासियों की जमीनें जितनी रफ्तार से बेची जा रही है, उतनी रफ्तार से देश में तरक्की का काम हो रहा है। और तरक्की का काम इतने बड़े रफ्तार से है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोगों में से अपने भारत देश का नाम भी उसी सूची में बहुत ऊपर लेवल तक है। ये देश के लिए गौरव की बात है। ये रोजमर्रा की समस्या तो है, लेकिन जब देश की आजादी को 75 साल हो गए, सरकारी तौर पर उसका जश्न मनाया जाता है, देश के लोगों को एक भ्रमित करके कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, तो हमें भी कभी कभी 75 साल में हमारे खाते में क्या आ गया उसका भी हिसाब किताब करना जरूरी है। और इसलिए इस प्रोग्राम का कारण भी तो कि 75 साल हो गए थे, क्या हमने अपना लेखा जोखा नहीं करना चाहिए? क्या हमने हिसाब किताब नहीं करना चाहिए? इसलिए वो हिसाब किताब करने का भी ये प्रोग्राम के पीछे एक कारण है। दूसरा, छत्रपति शाहू महाराज को जानते हैं, कम से कम फुले शाह अम्बेडकर वाली लोग तो जानते हैं, ओबीसी आप जानने लगे हैं, न जानकर भी क्या करेंगे, जानने लगे। लेकिन शाहू महाराज की ये डेथ एनिवर्सरी की सेंटेनरी शताब्दी है, देश में कोई संगठन ये नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र वाला भी कोई नहीं कर रहा है। मराठा समाज के लोग जो शाहू महाराज की दुहाई लेकर आरक्षण की भीख सरकार के पास मांगते हैं, वो मराठा समाज के लोग भी शाहू राजा की डेथ सेंटेनरी ईयर बिल्कुल नहीं करते। मराठा समाज को छोड़िए, जो खुद शाहू महाराज का अपना वारसदार कहता है, कभी बीजेपी के कंधों पर बैठ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, अब वो अपना अलग एक सामाजिक संगठन चलाता है जो भविष्य में जल्दी राजनीतिक संगठन होगा, क्योंकि हर एक राजनीतिक संगठन की शुरुआत कभी भी सामाजिक संगठन से ही होती है। भले पप्पू देशमुख का आज संगठन सामाजिक हो, दोटे जी का हो, कल कोई राजनीतिक मंच नहीं बन सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे लोग भी शाहू राजा की डेथ एनिवर्सरी नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते? क्योंकि महापुरुषों का आंदोलन चलाना जो राजनीति से बड़ा काम है, और ये अम्बेडकर वाले ही लोग कर सकते हैं। इसलिए बाकी लोगों को महापुरुषों के आंदोलन के साथ इतना लगाव है
किताब है, सिर्फ पढ़ने की हिम्मत चाहिए। ये खुली किताब है, पढ़ने की हिम्मत चाहिए, और हम बड़ी हिम्मत के साथ वो पढ़ते हैं और पढ़कर ये भी कहते हैं कि बाकी लोगों को महापुरुष सिर्फ बाबर के लिए चाहिए, उनके आंदोलन के लिए नहीं, उनके विद्रोह के लिए नहीं। और यही मूलभूत फर्क है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियां या अन्य दल। ये कार्यकर्ता लोगों को पक्के दिल और दिमाग में समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि हर महापुरुष का एक बड़ा कर्ज हमारे ऊपर है और वो लगातार अदा करने की आदत हमें रखनी चाहिए। साहब श्री कांशीराम जी ने हमें जिंदगी भर सिखाया कि फूले से लेकर बाबा साहब तक जो 108 साल का जो संघर्ष देश में हुआ, उस संघर्ष के हम प्रहरी बनना चाहिए, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले हम लोग बनना चाहिए। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी कई अलग अलग मोर्चे पर। एक तरफ सामाजिक विद्रोह का आंदोलन, ये लगातार चलते रहना चाहिए। दूसरा, उसका परिवर्तन भी राजनीतिक ताकत में दिखना चाहिए। और तीसरा, कुछ भी हो लेकिन हमारे लोगों को अपनी समस्याओं के लिए फिर ब्राह्मणवादी लोगों के दरवाजे पर जाकर उनके पास ही अपनी समस्या की चाबी ढूंढनी नहीं चाहिए। ये तीनों स्तर पर किसी भी ये बड़े लेवल का आंदोलन चलाने की जरूरत होती है। ये हम समझकर ये आंदोलन चलाते हैं। संविधान परिषद का मकसद संविधान का महिमामंडन करना नहीं है, कतई नहीं। संविधान कितना महान है ये अब बताने की जरूरत नहीं है। कुछ कमीने नालायक इनकैपेबल लोग अगर छोड़ते हैं तो दुनिया के लोग समझते हैं कि भारत का संविधान किस ताकत से बना है, इसलिए हमें बार बार उसकी दुहाई देने की जरूरत नहीं है। इसलिए संविधान की महिमामंडन करने में हम लोग नहीं रहते। साथ ही साथ जिस तरह से महिमामंडन नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से अपने समस्या का गुणगान भी नहीं होना चाहिए। समस्या का गुणगान करने वाले मंच बहुत है, पार्टियां बहुत है, लोग बहुत है, नेता बहुत है। गांव में पंचायत में बैठते हैं, समस्या की चर्चा होती है। छोटे से जगह किसान दोपहर के समय में थोड़ा वक्त लेता है तो वो भी समस्या की चर्चा करता है। अगर समस्या की चर्चा ही करना है और वो जिस मंच को सुनने को आते हैं वही मंच में भी समस्या होगी तो कहेंगे ये लोग भी यहाँ समस्या की चर्चा करते हैं, हम लोग गांव में भी समस्या की चर्चा करते हैं, फर्क क्या है? ऐसे मंचों से लोगों को समाधान की अपेक्षा होती है। समाधान कहां मिलेगा, इस खुशी में वो ढूंढते हैं। इसलिए हमें लोगों को समस्या बयान करने के बजाय उनको समाधान देने की जरूरत है। और समाधान ढूंढने का तरीका ये संविधान परिषद का मकसद है। अब कौन सी बात का समाधान ढूंढे, कौन सी बात? और उदाहरण के तौर पर दो बातें रखी कि इस हॉल में ही नहीं, चंद्रपुर में भी नहीं, पूरे विदर्भ में अगर पूछेंगे, महाराष्ट्र में पूछेंगे, देश में भी पूछेंगे कि भाई बेकारी के लिए जिम्मेदार कौन है,
तो जवाब तो मिलेगा। क्या मिलेगा जवाब? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जवाब तो आपके पास भी है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। जिम्मेदार कौन? जवाब तो सीधा, महंगाई इतनी बड़ी, जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन देता? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधा सीधा सवाल है। अब इसमें थोड़ा फर्क करना पड़ता है समझने के लिए। मैं कहता हूं मोदी सीधे सीधे जिम्मेदार है क्या नहीं? आप हिचकिचा रहे थे कहने के लिए, मैंने सीधा कहा मोदी सीधे सीधे जिम्मेदार है। लेकिन मोदी को साथ देने वाले रामदास अठौड़े जिम्मेदार है कि नहीं? अब रामदास का नाम मैंने इसलिए दिया कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ नहीं, इसकी सही पहचान होनी चाहिए। कोई डायरेक्ट होता है, कोई इनडायरेक्ट होता है। धोटे जी ने कहा ओबीसी की कितनी समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोदी को कोई साथ देता है तो ओबीसी देता है। जानकर या अनजान? जानकर मतलब महादेव जानकर क्योंकि वो भी ओबीसी के अंदर है। कोई जानकर कोई अनजान। जब हमारी समस्या इस देश का प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री को साथ देने वाले हमारे कुछ दो चार बंदे हैं, 100-200 जो भी, तो घर के बेटी लगता था, उसमें कोई दलित है, उसमें कोई आदिवासी है, उसमें कोई ओबीसी है और आजकल मुसलमान भी है। ऐसा थोड़ी है कि सारे मुसलमान ओबीसी के साथ है, कुछ मुसलमान तो मोदी जी के भी साथ है। ठीक है, आदिवासी में नहीं पहुंचा होगा कल्याण, वनवासी आश्रम को हम चला रहे, नहीं होता होगा गढ़चिरौली चंद्रपुर में पैसा कानून का इंप्लीमेंटेशन। पैसा कानून के अंदर सारे ग्राम पंचायत के अधिकार भी छीने गए होंगे, फिर भी आदिवासी को लगता है कि मोदी सरकार तो अच्छी है। और जो भी देश भर के चुन के आने वाले आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए कम नहीं है, 181 है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 184 184 है। कभी कभी मैं सोचता हूं पहले 40 अलग हो गए तो सरकार बनती है, तो 1/84 है। 40 अलग हो गए तो सरकार बनती है, ये तो 184 है। ये 184 कम है, लेकिन दिमाग कहाँ है, अकल कहाँ है? धोटी जी ने कहा राजनीतिक गुलाम है, और ये गुलाम को वोट देने वाले लोग, ये कौन? गुलाम नेता पैदा करने वाले लोगों को, वोट देने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? गुलाम वोटर। ये गुलाम लीडर, ये गुलाम वोटर। अब गुलाम वोटर और गुलाम लीडर, ये क्या भारतीय संविधान में कल्पना की है? हम जानते हैं सदियों से
लंबा नहीं जाते। वलवलकर, हेडगेवार, किलर, गांधी, इनके जमाने से इन्होंने हमेशा ये चाहा कि पिछड़ों की कभी भी इंडिपेंडेंट लीडरशिप ना बने, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो। शाहू को इसलिए हम याद करते हैं कि शाहू वो अकेला राजा था जिसने खुले दम पर कहा गया कि सवर्णों के लीडरशिप के ऊपर भरोसा मत करिए और अपनी लीडरशिप खुद पैदा कीजिए। इसलिए बाबा साहब को बना, ये शाहू महाराज का कर्ज बहुत बड़ा है। ये शाहू महाराज का कर्ज बाकी अम्बेडकरी नेता, पार्टी, संगठन इनको समझे ना समझे, लेकिन कांशीराम के स्कूल में पढ़े लिखे लोग, कार्यकर्ता हम जरूर समझते हैं और इसलिए उनको हम याद करते हैं। नहीं तो दलित नेताओं की कोई कमी नहीं है। मैं ही करूंगा अम्बेडकरी आंदोलन को सक्सेसफुल। कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद मैं ही अकेला कर सकता हूं। कितने सालों के बाद जमायत का साथ देकर देख लिए। अब जमायत वाले क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, क्या करते हो ये समझते पता नहीं। अब इस तरह के बर्ताव करने वाले लोग और नेता, उनके संगठन सही जड़ के पास तो कतई जाने का सवाल। हाँ ठीक है। और ये जड़ वजह ढूंढते ढूंढते हम उस नतीजे पर पहुंचते कि महाराष्ट्र में 29 शेड्यूल कास्ट के एमएलए हैं, उसमें एक चंद्रपुर का है, 25 आदिवासी के, उसमें मेजॉरिटी का चरित्र लेके जो चाहे ये 29 और ये 25 लगभग 54 हो गए कि 54 कोई काम के है या नहीं, एक बार फैसला लेना। ये 54 बंदे जो है, जो भारतीय संविधान के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कारण जाते हैं, ये कोई काम के है? और काम के है तो मैंने पूछा कि आदिवासी के उदाहरण के तौर पर छात्रा ले लीजिए, छात्रा ले। इसीलिए समाज को स्टडी करना चाहिए, पहले समाज को स्टडी करने के बाद उसकी समस्या को उजागर करना चाहिए। छात्रा ले लीजिए, आदिवासी हॉस्टल आपके चंद्रपुर में 2 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें एक धोखे नाम आया था, इसलिए मैं धोखे को पूछा, वो नहीं, वो दूसरे धोखे जिस आदिवासी ने शिकायत की थी उसने भी कोई 2-4 रुपए लेके फिर वापस हो गया, और उसको साथ देने वाला मेरे ही पार्टी का एक गधा था, इसलिए पार्टी से मैंने उसको बाहर कर दिया। ये सारी बातें आप लोगों को पता नहीं होती। समय के साथ पोस्टमार्टम करना पड़ता है। ये 54 एमएलए गधे, घोड़े, कभी नहीं क्या, नालायक है क्या? इससे ज्यादा और गाली के इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने शब्द इस्तेमाल किया तो वो मेरी कीमत कम कर देगा। 184 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूरे देश में 4,500 के पास एमएलए है, उसमें 1800 एमएलए ये एससी और एसटी के रिजर्व वाले हैं। लोकल बॉडी छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े हैं। अगर ये कोई काम के नहीं है तो इनको हटा करें, इनको हटाओ करके कोई आंदोलन होता है क्या? जैसे शिक्षा का आरक्षण हटाओ,
संविधान संशोधन किया है और 2030 तक ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बरकरार रखा। 30 तक 10 साल बनाया। तो ये गधे ऐसे पैदा हो रहे हैं और यही गधे विधानसभा में और पार्लियामेंट में तुम्हारा और मेरा नेता बनेंगे। ये अपने लीडर बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे। ओबीसी का भी तो वही हाल। ठीक है, ओबीसी के लिए कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन एमपी एमएलए में नहीं है, लेकिन वर्तमान लोकसभा में 137 ओबीसी एमपी है। अभी 137 जो खुद को ओबीसी मानते हैं, ओबीसी समाज भी इसको अपना ओबीसी नेता मानता है। आपके मालूम है चंद्रपुर में भी कुंडी है, कोई ये कुंडी है, कोई वो कुंडी है, वो भी आप जानते हैं कौन सा कुंडी किधर है। ये चंद्रपुर की अंदर की बात है, वो भी जानते हैं। 137 क्या हुआ? ओबीसी जनगणना का मुद्दा आ गया पार्लियामेंट में, सीधा मोदी सरकार ने कहा हम नहीं करेंगे, जाओ जिधर जाना है उधर। क्या किया? ये भी चुपचाप रह गए। एससी एसटी के गधे बोले, ये थोड़े बड़े गधे बोले, ये बड़े लेवल की ओ वाले, वो भी गधे बोले, ये भी गधे बोले। अब तो मोदी सरकार ओबीसी के 4 टुकड़े करने जा रही है। उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति रोहिणी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि ओबीसी का सबसे नीचे वाला तबका है, उसको आरक्षण का लाभ मिलने चाहिए, इसलिए ओबीसी के 4 टुकड़े में 4 एबीसीडी और जो 27% आपका आरक्षण है वो भी 4 टुकड़े में डिवाइड करें। 4 टुकड़े बनेंगे। कोई 5% वाला होगा, कोई 10 वाला होगा, कोई 8 वाला होगा, कोई 4 वाला होगा। ओबीसी आपस में झगड़ना चालू कर देंगे। 12 वाला है उसमें मुझे डालो, 4 वाले में कोई जाने को पसंद नहीं करेगा, आपस में झगड़ते रहेंगे। रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट मोदी सरकार को दी है, सिफारिशें दी है। कब भी मोदी सरकार उसको लागू कर सकता, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है कि 52% करके नाचने वाला ओबीसी ये टुकड़ों में बंटना चाहिए। ये बीजेपी का एजेंडा, ये आरएसएस का एजेंडा है। और बीआरएस हम लोग ये खुले तौर पे कहते हैं कि आरएसएस के ही कहने पर ओबीसी की जनगणना को रोका गया। उसके लिए एमजी वैद्य जैसे आरएसएस के बड़े नेता, भैया जी जोशी जैसे बड़े नेता, इन्होंने नागपुर से बयान लिखे थे, आर्टिकल लिखे थे और ओबीसी का जनगणना को जाहिर विरोध किया था। मतलब 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ओबीसी के हैं वो देश भर चिल्लाते हैं जनगणना होनी चाहिए, यात्रा निकालते हैं, सभा सम्मेलन करवाते हैं, नागपुर में भी परिषद करवाते हैं, लेकिन इनके जो एमपी हैं वो पार्लियामेंट में चुप रहते हैं। एक एमपी ने विरोध नहीं किया। 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुप बैठे। तो जब उत्तर प्रदेश में हाथरस जिला आपने सुना, हाथरस में एक दलित समाज के लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ था, इस बात को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आर्टिकल 15 ये पिक्चर भी आपने देखी होगी। हाथरस ये अभी भी रिजर्व सीट, अभी रिजर्व सीट, और हाथरस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो शेड्यूल
बनती है। जब बलात्कार हुआ तो वो दलित समाज की साइड नहीं ले सका। वो लड़की के तरफ से नहीं बोल, बल्कि जो आरोपी थे, ऊंची जात वाले थे, उनकी तरफ से बोल। चुनाव के वक्त वो वोट मांगने को भी जाता है तो ठाकुरों के घर में वो अभी भी जमीन में बैठता है। आज भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जिसको राम का प्रदेश कहा जाता है, उस राम के प्रदेश में भी वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला एससी सांसद ठाकुर के घर में किसी चेयर पर नहीं बैठता, जमीन पे ही बैठता है। तो क्या ऐसे जनप्रतिनिधि बनेंगे? इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है। क्या इन प्रावधानों को बनाते वक्त बाबा साहब के नजर में ऐसे नालायक जनप्रतिनिधि बाबा साहब के दिमाग में थे? एक कांशीराम जी थे जिन्होंने इस विषय को छेड़ा था। 1982 में पूना करार को जब 50 साल पूरे हो गए तो अकेले थे कांशीराम साहब इस भारतवर्ष के शख्स जिन्होंने ऐसे नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कहकर देश पर आवाज उठाई थी। और उसके बाद अगर कोई आवाज उठा रहा है तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कि हम सिर्फ दलितों का नहीं है, हमारे हिमायत के साथी हम बैठे हैं। अगले 15 तारीख को हमारी मुस्लिम आरक्षण परिषद मुंबई में है। आजकल मुंबई वाले के प्रोग्राम इधर से ज्यादा होते हैं, जानवर तो ज्यादा इधर वाले और बड़े भी होते हैं। वर्तमान पार्लियामेंट में मुस्लिमों के आबादी देश में टोटल माइनॉरिटी पकड़े तो 19-20% टोटल माइनॉरिटी। उसमें बुद्धिस्ट भी आता है, सिख भी आता है, जैन भी आता है, एंग्लो इंडियन आता है। लेकिन अकेले अगर मुसलमान भी पकड़े तो 15% के पास तो पकड़ा। अब 15% के आबादी के हिसाब से इनके देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए 75। मुसलमानों को पहले नौकरी से कम कर दिया, बाद में शिक्षा से कम कर दिया, अब मदरसे के ऊपर हमले हैं। सिर्फ मदरसे में गृह मंत्री अमित शाह ने चोरी छुपके नहीं पार्लियामेंट में फिर बयान दिया कि ये कोविड के कारण हम रुके, नहीं तो देश पर एनआरसी होगी। और उसके सबसे बड़ी गाज गिराने का उनका जो मंसूबा है, इरादा है, वो मुसलमानों के ऊपर गिरा। आज बीजेपी ने मुसलमानों को राजनीति में माइनस कर दिया है, अनवांटेड, अनटचेबल कर दिया है। तुम हो नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी की भाषा थी 80 बनाम 20। ये योगी की भाषा है। अब 80 बनाम 20 का जवाब उसी रूप से देना पड़ेगा। ओवैसी साहब देते हैं कि नहीं वो एक अलग बात है, और अन्य नेता देते हैं कि नहीं वो अलग बात है। लेकिन हम महापुरुषों के आंदोलन चलाने वाले लोग जवाब के तौर पर
कि उनके 80 बनाम 20 का जवाब 85 बनाम 15 यही कांग्रेस का फॉर्मूला है और उसी से ही सही और तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। तगड़ा जवाब दिया जा सकता है कि प्रेमी के रूप में नहीं। अच्छा किसी छोटा मंच पे उदाहरण लेंगे, पप्पू देशमुख यहाँ है, हमारे लोटे जी है, हमारे का साथी है, BRSP के हमारे रामटेक के है, चंद्रपुर के मैं देख रहा हूँ। आने वाले लोकल बॉडी में आप चारों बैठो इकट्ठे फैसला करो, यही तो जवाब के तौर पे देखना चाहिए। पार्लियामेंट का चुनाव जब आएगा तो पार्लियामेंट के सोचेंगे, असेंबली का चुनाव जब आएगा तो असेंबली के सोचेंगे, लेकिन आप सर पर तो लोकल बॉडी है ना, चंद्रपुर नगर पालिका है, पता नहीं कुछ जेपी तालुका पंचायत हो सकते हैं, हमारा वोट वाला का साथी बैठा है, वो भी उधर है, कोने में बैठे हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते आप। अगली बार कोने में मत बैठना, बीच में बैठना। तो यही लोग अगर छोटे लेवल पे भी अपने ताकत को इकट्ठे करें तो नालायक नेताओं की नालायकगिरी बंद की जा सकती है। और सामाजिक आंदोलन की यह भी जिम्मेदारी है, सामाजिक आंदोलन की यह जिम्मेदारी नहीं है चलो उद्धव धर्म राजनीति करते रहो, जैसे चंद्रपुर नागपुर में लोग बहुत सारे चलो बुद्ध की ओर चले, बुद्ध की ओर, अरे बुद्ध की ओर तो जाओ भाई, जाना जरूरी है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन बुद्ध के पीछे भी अशोक पीछे खड़ा रहेगा तब बुद्ध चलेगा, इस बात को भी अक्ल में ध्यान रखना चाहिए ना, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए समाधान के तौर पर ये नालायक नेताओं की नेतागिरी को रोक लगानी चाहिए और ये नेता नालायक नेताओं की नेतागिरी के ऊपर रोक लगानी है तो अच्छे नेताओं को पैदा करना जरूरी है। और हम लोग किसी का बिगाड़ने के लिए इकट्ठा जल्दी हो जाते हैं, बनाने में इकट्ठा नहीं होता। बनाना है तो फिर हमारे यहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, किसको बनाओ, किसको बनाओ, किसको बनाओ या उसको बनाओ। चंद्रपुर के लोग पूछते हर शहर में, लेकिन किसी को तो बनाना पड़ता है ना, ये बनाने में हम इकट्ठे नहीं होते, फिर हमारी पार्टी, फिर हमारी औकात, फिर हमारा अहंकार, फिर हमारी जात, ये सारे मामले इकट्ठे लाते हैं। BRSP बड़ी दृढ़ता के साथ ये व्यापक रणनीति का हिस्सा मानकर ये नालायक नेताओं की नेतागिरी खत्म करने में और नई तरह की लीडरशिप पैदा करने में विश्वास रखती है और यही उसका एक सही समाधान होगा जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए इस तरह के परिषदों का आयोजन हमने जोन लेवल पे पहली बार किया, अब जिला लेवल पे हो रहा है। पूर्व विदर्भ का चंद्रपुर जिला पीछे रह गया था, हालांकि यह परिषद पिछले महीने वाले होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे लगता है 16 अक्टूबर का प्रोग्राम आ गया था, उसकी वजह से ये परिषद हम लोगों को इस लेख या चंद्रपुर जिले में करनी पड़ी। और इस परिषद जिस तरह का आप लोगों ने आयोजन किया, हमारे रामटेक के युवा, रामटेक के हमारे तमाम सारे चंद्रपुर के साथी जो दिन रात मेहनत करते हैं, साधन की कमी है हम जानते हैं, लेकिन साधन की कमी होना ये कोई समस्या नहीं, साधन का कमी होना ये हमारी पीढ़ीजात समस्या, ये सालों साल की समस्या और ये हमारी समस्या नहीं है, टाटा बिरला की समस्या, अंबानी की
गुजरात वालों की भी है, सबकी समस्या है। इसलिए वो भी अपने साधन बनाते चलते हैं, हमें भी साधन हो ना हो जुटाने चाहिए। और वो जुटाकर जो हमारी आवाज है वो गांव-गांव, खेड़े आम आदमी तक जानी चाहिए। जब आम आदमी है तो गुजरात चुनाव की मुझे कल याद आ रहा है। गुजरात चुनाव का ऐलान हो गया और रात को मैं टीवी के सामने बैठा तो टीवी वालों ने आंकड़े दिए, बीजेपी इतने सीटें जीतेगी। मैंने सोचा बस चुनाव हो गया, अब वोट डालने की जरूरत नहीं, ये भी फॉर्म लेने की जरूरत नहीं, उम्मीदवारों को खड़ा रहने की जरूरत नहीं, एक चैनल वाले पहले ही डिक्लेयर कर देते। दिमाग पकाने का काम शुरू हो गया, अभी से दिमाग पकाना शुरू हो गया। वोटर मेंटालिटी बना, ये वोटर मेंटालिटी बनाने वाली यंत्रणा इतनी बड़ी है जिसका गिनौना रूप अब गुजरात के चुनाव को लेकर हम लोगों के सामने आ जाएगा। देखो, गुजरात चुनाव की चर्चा होती है लेकिन हिमाचल के चुनाव की कोई चर्चा नहीं। हिमाचल के कोई आंकड़े नहीं देगा क्योंकि वो मोदी जी का गृह राज्य है। बीआरएसपी भी अपने कैंडिडेट कुछ सीटों पर गुजरात में उतारने वाली है। अब किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, यही हम जिंदगी पर सोचते बैठे तो हमारा घर कभी नहीं बनेगा। एक कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं, मुझे भी मुंबई के कुछ नेताओं ने कहा, हमारे सर राहुल जी की यात्रा आने लगी है, क्या आपके पार्टी के लोग इस यात्रा में शामिल होंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो बोले ये तो बीजेपी के खिलाफ वाली यात्रा, आपको तो शामिल होना चाहिए, आप तो एंटी बीजेपी डीएमके वाले लोग हो। मैंने कहा डीएमके तो हमारा है लेकिन तुम्हारा पूरा एंटी बीजेपी डीएनए नहीं। तो बोले आप ये कैसी बात कह सकते हो? मैंने बोला कितने सबूत है, कितने सबूत, कितने सबूत है? एक तरफ हम राजीव गांधी को कंप्यूटर युग के जनक मानते हैं, एक अच्छी लीडरशिप के तौर पे मानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए राजीव गांधी की सरकार जिम्मेदार नहीं है, ऐसा तुम कह सकते हो क्या? बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तब कांग्रेस का प्रधानमंत्री था क्या बीजेपी का था? कितने सबूत? इसलिए कांग्रेस वालों की नौटंकी भी समझी, चुनावी अलायंस करना एक अलग बात है और मुद्दों के आधार पर गंभीरतापूर्वक राजनीति करना एक अलग बात है। इसीलिए तो फुले अंबेडकर बाबा साहब कांशीराम जी ने कभी भी कांग्रेस के जूते अपने सर पर रखने को हमें नहीं कहा, उनको जूते से मारने के लिए कहा। इस बात को जरा समझो और नहीं समझते उनको भी जूते से मारो। तो क्या आपकी निराश क्या है? अगर आदमी समझा कर नहीं समझ सकता तो रास्ता कौन सा? तो रास्ता कौन सा? आर्ग्यूमेंट देकर आदमी जो थक जाता तो भी समझने वाला नहीं समझता तो उसका अलग तरह का केंद्र क्या लेना बहुत जरूरी होता है, वो भी केंद्र क्या की जरूरत है। और इसीलिए इस परिषद के एक संदेश के रूप में मैंने डिटेल जिधर जाते हुए बिल्कुल क्लियर कर कहा कि हमारी समस्याएं बहुत है, रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने का अधिकार अगर असेंबली और पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल पावर है, जैसा बाबा साहब ने कहा, तो उस जगह सही लोग जाने चाहिए। निकलने नालायक कमीने बिकने वाले दलाल लोग नहीं जाने चाहिए और इसलिए वहां सही लोग जाने चाहिए। और अगर सही लोग जाने चाहिए तो हम अपने जिले में, अपने शहर में गलत नेता, गलत
हमारे हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। आप कहेंगे और अन्य पार्टियां हमारे वोट खरीदती है, तो आप उनका पैसा खरीदो। वो आपके वोट खरीदने के लिए आते हैं, तो आप उनका पैसा खरीदो, धन खरीदो, लेकिन वोट नहीं देना। ये धन करने वाली नीति को अपना लो। सरकार की धान खरीदी करती है, पैसा किधर देती है? बोलती नहीं है पैसा, धान तो खरीदी करती है, बोनस के लिए पैसा नहीं। 1 साल हो गया, बोनस नहीं दे सके महाराष्ट्र की सरकार, और अभी भी बरसात हो गई, कई किसानों ने आत्महत्या की। अब ये कह रहे पंचनामे चालू है, फडणवीस कहते हैं पंचनामे शुरू है, तो बेचारा किसान कितना टिक पाएगा? समस्या बहुत है, महंगाई से लेकर समस्या घाट तक समस्या का ढेर है, अपार है। लेकिन उन समस्याओं में एक बड़ा जवाब है कि अगर हमारे अपने नेता सही हो गए, जनप्रतिनिधि सही हो गए, हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सही हो गए, तो हमारे समस्या का समाधान किया जा सकता है। यही मकसद के लिए ऐसे संविधान परिषदों का आयोजन किया आयोजन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में, और जनवरी के बाद महाराष्ट्र के बाहर भी किया जाएगा। आज के परिषद का आयोजन चंद्रपुर के साथियों ने अच्छी तरह से किया, इसलिए इनका जोरदार तालियों से आप